हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। मैं राजेंद्र सांखला। इस सेशन में हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा मानवीय करुणा की दिव्य चमक का सारांश के साथ साथ इनके जीवन परिचय की बात करेंगे। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं यह हमें कहाँ प्राप्त होता है। तो आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज भाग 2, अध्याय संख्या 13, और लेखक का नाम क्या है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। ठीक है, तो इनका जीवन परिचय और मानवीय करुणा की दिव्य चमक का सारांश हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इस सेशन में हम तो ये पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो एक क्या है? संस्मरण है। क्या है? एक संस्मरण है। और संस्मरण के बारे में मैं बता दूं आप लोगों को, संस्मरण तब लिखा जाता है जब किसी व्यक्ति को हम बहुत ही अत्यधिक गहरे ढंग से जानते हैं, उसके बारे में बहुत ही अत्यधिक जानते हैं, सही जानते हैं, तब संस्मरण लिखा जाता है। उसके बाद फिर हम देखेंगे मानवीय करुणा की दिव्य चमक से संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन परिचय और मानवीय करुणा की दिव्य चमक का सारांश हमें देखना है। ये आपको जो ये सब हमें कहाँ प्राप्त होता है? हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत प्राप्त होता है। और अध्याय संख्या की बात करें तो क्या है बच्चों? 13। चलें, तो आपसे यही पूछ लिया जाए, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कोई 4 तस्वीर देकर के आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से सक्सेना साहब की तस्वीर कौन सी है, 4 देकर पूछ लिया जाए, तो आप लोग ध्यान से देख लें। आपकी पाठ्य पुस्तक में जो तस्वीर है वही है, कोई अलग नहीं दी है मैंने। और इनका अब हम क्या पढ़ेंगे? जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का क्या पढ़ना है हमें? जीवन परिचय। यदि जन्म की बात करूं तो इनका जन्म कब होता है? अभी 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। अर्थात मैं कह सकता हूं कि सक्सेना जी का जन्म 1927 ईस्वी जिला बस्ती के उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत इनका क्या होता है? जन्म होता है। और 1983 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है या इनका निधन हो जाता है। तो 1927 में जन्म होता है और 1983 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है? वे मृत्यु हो जाती है। जन्म कहाँ होता है? जिला बस्ती, और राज्य कौन सा पड़ता है? अभी उत्तर प्रदेश पड़ता है। यदि आपसे पूछा जाए कि इनकी उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की, तो कहाँ से करते हैं? ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इनकी उच्च शिक्षा ये प्राप्त करते हैं। बात समझ में आ गई? तो देखो, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा जीवन परिचय के अंतर्गत? हमने पढ़ा कि सक्सेना जी का जन्म 1927 ईस्वी में कहाँ होता है? जिला बस्ती। और बस्ती किस राज्य में पड़ता है? अभी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, मृत्यु कब होती है? 1983 में। और इनकी उच्च शिक्षा जो है, उच्च शिक्षा किस विश्वविद्यालय से प्राप्त होती है? भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। तो याद हो गया होगा, 1927 में इनका जन्म होता है और 1983 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। अब देखेंगे हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की प्रमुख कृतियां, या मैं कह सकता हूं प्रमुख रचनाएं। क्या कह सकते हैं? प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो कविता संग्रह की बात करते हैं कि कौन कौन सी कविता संग्रह हैं बच्चों? काठ की गंठियां, काठ की गंठियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, गर्म हवाएं, और कोई मेरे साथ चले। देखो कितने अच्छे अच्छे नाम है ना। देखो, काठ की गंठियां, गंठियां, गंठी होती है ना, गंठियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, गर्म हवाएं, कोई मेरे साथ चले। कितना अच्छा नाम है ना, कोई मेरे साथ चले। ठीक है, तो आप लोग भी कहते हैं ना, कोई मेरे साथ चले। तो याद रखना है आप लोगों को कौन कौन सी? काठ की गंठियां, गंठी होती है ना, गंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, गर्म हवाएं, कोई मेरे साथ चले। याद करना है आप लोगों को। जीवन परिचय पूछा जाएगा, या डायरेक्ट भी कह सकता है कि सक्सेना साहब की सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचनाओं के बारे में लिखिए या बताइए, तो आप लोग क्या करेंगे? तो आपको ऐसे याद रखना है, काठ की गंठियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, गर्म हवाएं, कोई मेरे साथ चले।
आगे हम बात करें उपन्यास, उपन्यास कौन 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 से हैं? पागल कुत्तों का मसीहा, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल। और कहानी संग्रह की बात करें तो लड़ाई। ध्यान रखना है हमेशा, वो जो हमने अभी पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? खूंटियों पर टंगे लोग, गर्म हवाएं, कोई मेरे साथ चले, जंगल का। तो ये चीजें है ना, ये तो है उनकी कविता संग्रह। और पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, इनके क्या है भी? उपन्यास हैं। तो आप लोग क्या करना है, आप लोगों से पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा कविता संग्रह नहीं है, तो पीछे वाले भूल जाना। कविता संग्रह जितने भी ना, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, पागल गर्म हवाएं, कौन कौन से अभी एक बार वापस देख लीजिए। गर्म हवाएं, काठ की कटियां, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, गर्म हवाएं, कोई मेरे साथ चले। तो इनको तो भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ना ये याद रखना, उपन्यास पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, और एक कहानी संग्रह याद रखना, लड़ाई, बस। फिर आपसे पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा कविता संग्रह नहीं है, तो आपको उपन्यास याद करने दो ही, पागल कुत्तों का मसीहा और सोया हुआ जल। एक लड़ाई याद करनी है, कहानी संग्रह। आप आराम से बता सकते हो कि कौन सा नहीं है, बता सकते हैं ना। तो क्या क्या याद करना है? पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल और लड़ाई, बस। और ज्यादा ही याद करना, अच्छा याद करना है कि भाई मुझे तो 100% नंबर प्राप्त करने हैं, फिर आपको याद करना पड़ेगा। कैसे? काठ की गंठियां, कुआनो नदी, गर्म हवाएं, कोई मेरे साथ चले, खूंटियों पर टंगे लोग, ऐसे याद करना है। ऐसे याद नहीं हो तो ऐसे लिख लिख के याद करो, जैसे जो भी याद आ जाए। जैसे कुआनो नदी, याद आते ही लिख लो, कुआनो नदी, अब इसे कभी नहीं भूलोगे। फिर याद करो, गर्म हवाएं, याद करने का तरीका बता रहा हूं, खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग, कोई मेरे साथ चले, कोई मेरे साथ चले, काठ की गंठियां, गंठियां, टी है बेटा ये, गंठियां, ठीक है, ये ध्यान रखना है ऐसे। और पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल और लड़ाई, याद हो गया। आगे चलो, आगे देखते हैं हम इनके नाटक कौन कौन से हैं भी। बकरी, सर्वाधिक प्रसिद्धि। आपसे पूछे ना ऐसी कौन सी रचना है जिससे सक्सेना साहब को सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई या सर्वाधिक लोकप्रिय हुए, तो किससे होते हैं? बकरी नामक नाटक से सर्वाधिक प्रसिद्धि इसी नाटक से मिलती है इनको, ठीक है। बाल साहित्य की बात करें तो भों भों खो खो, भों भों खो खो, ध्यान रखना, भों भों और खो खो। बतूता का जूता, बतूता का जूता, लाख की नाक, लाख की नाक, याद हो गया। तो सर्वाधिक प्रसिद्धि किस नाटक से मिली? बकरी नाटक से मिली। बाल साहित्य कौन कौन से हैं? भों भों खो खो, बतूता का जूता, लाख की नाक, लाख की नाक, बतूता का जूता, बतूता का जूता, भों भों खो खो, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है बच्चों। हाँ, अभी मत करना सर कैसे कैसे हैं। अब देखो इनका एक स्तंभ है, चर्चे और चरखे, इससे भी ये लोकप्रिय हुई। उनके लेखों का संग्रह, इन्होंने जो भी लेख लिखा, जो भी स्तंभ लिखा उन्होंने, ठीक है, तो किस नाम से प्रकाशित होता था? हमेशा चर्चे और चरखे नाम से प्रकाशित होता था। और खूंटियों पर टंगे लोग पर 1983 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। आपसे पूछा जाए कि सक्सेना जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना द्वारा मिला? खूंटियों पर टंगे लोग, जो क्या है? कविता संग्रह है 1983 में, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। आगे देखिए, साहित्य विशेषताओं की बात करें तो वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उपसंपादक, पराग के संपादक, इसके अलावा प्रतीक और नई कविता पत्रिका का भी संपादन किया। देखो उन्होंने क्या क्या किया, वे अध्यापक भी थे, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर भी थे, दिनमान के उपसंपादक भी और पराग के संपादक भी थे, प्रतीक और नई कविता पत्रिका का भी संपादन किया। देखो ऐसे याद करना है, कौन कौन सा? प्रतीक, नई कविता पत्रिका का संपादन किया, दिनमान के उपसंपादक थे, पराग के संपादक थे और आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर रहे। ऐसे नहीं करना, तो ऐसे याद लिखना है कि आकाशवाणी में तो क्या थे? आकाशवाणी, आकाशवाणी में तो क्या थे? सहायक प्रोड्यूसर, ठीक है।
दिनमान के क्या थे भी? उपसंपादक। दिनमान के क्या थे? उपसंपादक। ठीक है। और प्राग के क्या थे? संपादक। प्राग के क्या थे? संपादक। और प्रतीक और नई कविता। प्रतीक और नई कविता का क्या किया उन्होंने? संपादन किया। ऐसे याद कर लो बस पूरा। ऐसे थोड़ा सा दिक्कत आए ना तो ऐसे याद रखना, अध्यापक के साथ साथ वो आकाशवाणी में सहायक संपादक, दिनमान के उपसंपादक, प्राग के संपादक, इसके अलावा प्रतीक और नई कविता पत्रिका का भी क्या किया उन्होंने? संपादन किया है। ये नई कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और नई कविता का प्रारंभ कब होता है? 1954 ईस्वी से। यानी कि नई कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं कौन? सक्सेना साहब। नई कविता के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? भी सक्सेना साहब माने जाते हैं। ठीक है, याद हो गया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार है। बहुमुखी का मतलब क्या हो गया? उन्होंने बहुत कुछ लिखा, कहानी भी लिखा, उपन्यास भी लिखा, नाटक भी लिखा। बताया था ना कविता संग्रह भौं भौं गर्म हवाएं, कुआनो नदी, ठीक है, खूंटियों पर टंगे लोग, काठ की घंटियां, कोई मेरे साथ चले। ऐसे ही हमने उपन्यास पढ़ा, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल। ऐसे ही हमने एक लड़ाई कहानी संग्रह पढ़ा इनका। फिर हमने पढ़ा बकरी, इनका एक नाटक सर्वाधिक लोक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। फिर चर्चे और चरखे इन लेखों का स्तंभ रहा, यानी कि स्तंभ लेखों का संग्रह रहा। फिर हमने भोंबों, खोखो, बतूता का जूता, लाख की नाक, हमने इनका बाल साहित्य पढ़ा। फिर हमने कहा कि खूंटियों पर टंगे लोग में 1983 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ऐसे तो ये बहुमुखी इसे कहा जाता है। इन्होंने बहुत कुछ लिखा, ऐसे नहीं कि इन्होंने कविता संग्रह लिख करके ही छोड़ दिया, नहीं, इन्होंने बहुत कुछ लिखा, नाटक भी लिखा, कहानी भी लिखा, स्तंभ भी लिखा, लेख भी लिखे। ठीक है, इस प्रकार से वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार। अब देखो कवि भी हैं, कवि के साथ साथ वो कहानीकार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, निबंधकार भी और नाटककार भी हैं। इसलिए इन्हें बहुमुखी प्रतिभा का धनी माना जाता है। सर्वेश्वर की पहचान मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्य वर्गीय आकांक्षाओं यानी कि मध्य वर्गीय जो परिवार होते हैं उनकी इच्छाओं का कवि माने जाते हैं, उनकी कामनाओं का, उनकी लालसाओं का क्या माना जाता है? कवि माना जाता है। यानी कि जो मध्य वर्ग है, जो सेठ नहीं है, मतलब ना तो गरीब है ना ही अमीर है, बीच का जो इंसान होता है, जो बस इतना कमा ले कि हाँ ठीक है अपना गुजारा चल जाता है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहे, तो उनके कवि उनकी इच्छाओं की, उनकी लालसाओं का, उनके अभिलाषाओं का क्या लेखक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में मध्य वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण भी उनके साहित्य में मिलता है। यानी मध्य वर्गीय जो समाज है, जो वर्ग है, जो परिवार है, उसकी महत्वाकांक्षाओं के बारे में लिखा कि उन कौन कौन सी महत्वाकांक्षाएं हैं, कैसे कैसे सपने हैं, कैसे कैसे वे लोग संघर्ष करते हैं, उनका शोषण, कैसे लोग उनका शोषण करते हैं, कैसे वो निराशा हो जाते हैं, कैसे उनमें कुंठा क्या होता है? जैसे मान लो कोई सामान, ये मान लो मैं पेन खरीदने चाहूँ और मैंने पूछा भैया बढ़िया अच्छा पेन है यार, कितने का ये? उसने बोला 50 रुपये का। अब मेरे पास 10 रुपये है और मैं चाहता हूँ मुझे ये पेन चाहिए, तो मेरे अंदर क्या हो जाएगी? कुंठा हो जाएगी। ऐसे मेरे सपने हैं, उन सभी के बारे में लिखा है मध्य वर्गीय जीवन के बारे में। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे। स्तंभ क्या होता है? स्तंभ होता है अखबारों में एक यानी कि हमेशा परमानेंट रूप के लिए में जो लेखक स्तंभ लिखता है उसे स्तंभकार कहा जाता है। और उनके स्तंभ किस में छपते थे? चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता था। यानी दिनमान के क्या थे? वो अभी बताया था, दिनमान जो पत्रिका है उसके क्या थे? वो उप संपादक थे। क्या थे वो? उप संपादक थे। क्या थे? उप संपादक। और उसमें जो भी स्तंभ लिखा वो किस नाम से? चर्चे और चरखे, चर्चे और चरखे नाम से प्रकाशित होता था। ठीक है, याद हो जाएगा। हाँ, ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाएगा। सर्वाधिक लोक प्रसिद्धि तो बकरी नाटक से, फिर उसके बाद चर्चे और चरखे स्तंभ से, क्योंकि जो भी लेख लिखते थे वो स्तंभ लिखते थे। दिनमान पत्रिका में जो छपते थे उसमें बेबाक सच, यानी डरते नहीं थे। ये नहीं लगता था उनको कि सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो सत्य होता था ना वही सत्य लिखते थे वो, चाहे कोई कुछ भी कर ले। उसकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। इन्होंने जो भी अभिव्यक्त किया उसमें क्या मिलती है? सहजता मिलती है और स्वाभाविकता भी उन्हें प्राप्त होती है।
पाठ का सारांश, यहां जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक है, क्या है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, वह क्या एक संस्मरण है। संस्मरण किससे बनता है, स्मृतियों से बनता है, और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। और यह किस पर लिखा गया संस्मरण, फादर कामिल बुल्के पर लिखा गया है। देखो क्या होता है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, यह क्या है, एक संस्मरण है बच्चों, क्या है, संस्मरण। आपसे पूछे ना, सर्वेश्वर, हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज बाग 2 के अंतर्गत सक्सेना जी द्वारा जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक है, गद्य विधा में क्या है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, या क्या है, तो क्या है वो एक संस्मरण है। क्या है भी, संस्मरण है। और संस्मरण किससे बनता है, स्मृतियों से बनता है। स्मृति कैसे होती है, जब आप किसी व्यक्ति के बारे में बहुत ही अत्यधिक जानते हैं तो आप उसके ऊपर संस्मरण लिख सकते हैं, उनकी यादों पर संस्मरण लिखा जा सकता है। तो यहाँ जो संस्मरण लिखा गया है वो किस पर लिखा गया है भी, फादर कामिल बुल्के जी पर, साहब पर लिखा गया है। जो सर्वेश्वर का यह संस्मरण मानवीय करुणा की दिव्य चमक इस कसौटी पर खरा उतरता है, ध्यान रखना है। तो आपसे पूछे कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक गद्य विधा में क्या है, एक संस्मरण। संस्मरण किससे बनता है, स्मृतियों में बनता है। और यह मानवीय करुणा की दिव्य चमक किस पर लिखी गई है, फादर कामिल बुल्के साहब पर लिखी गई है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे बेल्जियम यूरोप के रेम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्म गुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। देखो जन्म तो कहाँ होता है, बेल्जियम यूरोप के रेम्स चैपल में। कहाँ जन्म होता है फादर कामिल बुल्के साहब का, कि बेल्जियम जो कहाँ पड़ता है, यूरोप में पड़ता है, उसके एक नगर था जिसका नाम था रेम्स चैपल, वहां तो जन्म होता है। लेकिन देखो कर्म भूमि किसे बनाई, भारत को बनाई। और ये जो रेम्स चैपल शहर है बेल्जियम यूरोप का, जो कैसा है, गिरजों, पादरियों, धर्म गुरुओं, संतों की भूमि कही जाती है। तो ध्यान रखना, जन्म तो कहाँ होता है, बेल्जियम यूरोप के रेम्स चैपल में, लेकिन कर्म भूमि किसे बनाते हैं, वो भारत को कर्म भूमि के रूप में। फादर बुल्के या कामिल बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। वैसे तो वो क्या थे, एक सन्यासी थे, लेकिन पारंपरिक यानी परंपरा के तौर पर वो एक सन्यासी नहीं लगते थे। ठीक है, हाँ, बीए के अंतिम वर्ष में जैसे वो अंतिम साल पढ़ते हैं तो वो उसको छोड़ करके फिर सन्यासी बनने जाते हैं। लेकिन सन्यासी जब बनने के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि मैं भारत में जाके रहूंगा, ध्यान रखना मैं यहाँ नहीं रहूंगा। देखो कितनी अच्छी बात है, कितना मतलब इनके रग रग में भरा हुआ था भारतवासियों का प्यार, भारतवासियों का प्रेम। तो ध्यान रखना, जो यह संस्मरण है भारतीय मानवीय करुणा की दिव्य चमक, दो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखा गया है। उनका जन्म किस पे लिखा गया है, फादर कामिल बुल्के पर उनका जन्म होता है बेल्जियम यूरोप के रेम्स चैपल शहर में, जो पादरियों, गिरजों, धर्मगुरुओं, संतों की भूमि मानी जाती है। लेकिन कर्म भूमि किसे बनाया उन्होंने, भारत को। वैसे तो सन्यासी थे लेकिन पारंपरिक अर्थ में नहीं माने जाते या नहीं दिखाई देते थे। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का इनका संबंध अंतरंग, यानी इतने अच्छे मित्र थे, यानी कि ये एक दूसरे की अंदरूनी बातें भी, यानी जो बातें जिसको बताई नहीं जाती थी वो बातें भी उनको पता थी, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। यानी कि हमें पता चल जाएगा कि कितने अत्यधिक ये गहरे मित्र माने जाते, कितनी अधिक जानकारी इन्हें प्राप्ति इनके बारे में। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। तो कितनी बड़ी बात है कि इन्होंने कहा जब तक लोग राम कथा को याद करेंगे, जब तक राम कथा जीवित रहेगी, तब तक इस विदेशी बेल्जियम यूरोप के रेम्स चैपल में जिनका जन्म हुआ इसे याद किया जाएगा, फादर कामिल बुल्के साहब को। उन्हें हिंदी भाषा बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने का इनका एक सपना था। विदेशी व्यक्ति होकर के हिंदी में इतना लगाव कि जो राष्ट्रभाषा के रूप में जिसे देखना चाहे, तो आप क्या कह सकते हैं, एक ऐसा देश प्रेमी कह सकते हैं, एक ऐसा विदेशी है जो हमारे भारत देश से इतना प्रेम करता है कि उसे हम कभी भूल नहीं सकते। तो इन्होंने कहा है कि जब तक राम कथा रहेगी तब तक हम फादर कामिल बुल्के साहब को नहीं भूल सकते।
शब्द संपदा देखो, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण शब्द आए जिनके अर्थ हमें पता होना चाहिए। जैसे जहरबाद आया, जहरबाद क्या होता है? गैंग्रीन होता है, गैंग्रीन होता है जो एक तरह का जहरीला और कष्ट साध्य फोड़ा होता है। क्या होता है अभी? जहरबाद का अर्थ क्या होता है? एक गैंग्रीन होता है जिसे, जो क्या होता है, एक जहरीला और कष्ट साध्य क्या होता है? एक फोड़ा होता है, फोड़ा होता है फुंसी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। फिर आता है आस्था, आस्था का अर्थ क्या होता है? विश्वास या श्रद्धा, विश्वास या श्रद्धा। देहरी, देहरी क्या होती है? दहलीज, देहरी क्या होती है? दहलीज जानते हो, जैसे ही अपन कमरे में जाते हैं, मकान में जाते हैं, तो पहला मकान जो होती है ना, घुसने से पहले जो दहलीज होती है उसे कहा जाता है देहरी। पादरी, ईसाई धर्म का पुरोहित या आचार्य, ईसाई धर्म का पुरोहित या आचार्य। आतुर, आतुर होता है अधीर या उत्सुक, अधीर या उत्सुक। तो जहरबाद किसे कहा जाता है? गैंग्रीन को, जो एक तरह का जहरीला फोड़ा या कष्टदायक फोड़ा होता है। आस्था, विश्वास, श्रद्धा। देहरी होती है बच्चों दहलीज, ठीक है। पादरी होता है ईसाई धर्म का पुरोहित या आचार्य। आतुर, अधीर या उत्सुक। तो इसमें कौन कौन सा आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण कौन कौन सा? एक तो ये याद रखना है, एक ये याद रखना है, एक पादरी, पादरी महत्वपूर्ण ध्यान रखना। ईसाई धर्म का पुरोहित या आचार्य जिसे कहा जाता है। निर्लिप्त, आसक्ति रहित, जो लिप्त न हो। निर्लिप्त देखो, निर धन लिप्त, यानी जो लिप्त न हो किसी भी चीज में, या आसक्ति रहित। आवेश, जोश, लबालब अर्थात भरा हुआ, जब किसी कटोरे को पानी से भर देते हैं, कुंड को भर देते हैं, तो कहते हैं लबालब हो रहा है पानी से। धर्माचार, धर्म का पालन या आचरण करने वाला। रूपांतर, किसी वस्तु का बदला हुआ रूप, रूपांतर क्या होता है? किसी वस्तु का बदला हुआ रूप। एकाटे, यानी जो कट न सके या जो बात काटी न जा सके, यानी एकाटे क्या होता है? जिसकी बात को काटी न जा सके या जो काटा न जा सके। विरल, विरल क्या होता है अभी? कम मिलने वाली, विरल क्या होता है? कम मिलने वाली। तो यहाँ महत्वपूर्ण कौन कौन शब्द हैं एक बार देख लीजिए आप लोग। निर्लिप्त, जो लिप्त न हो। लबालब, भरा हुआ। धर्माचार, धर्म का पालन करने वाला। एकाटे, जो कटता नहीं है। विरल, कम मिलने वाली वस्तु। ये ध्यान रखना, हमेशा मैंने बताया है जिस शब्द से पहले ए उपसर्ग होता है उसका सदैव अर्थ हम लोग क्या रखेंगे? नहीं। तो एकाटे, जो काटा न जा सके, जिसकी बात काटी न जा सके। ताबूत, ताबूत क्या होता है? शव, मुर्दा ले जाने वाला संदूक या बक्सा। यानी ताबूत होता है ना, जब मर जाता है कोई व्यक्ति, तो आप लोग जैसे कोई शहीद हो जाता है हमारा जवान, तो उसको लाया जाता है ना, जिसमें उसे क्या कहा जाता है? ताबूत, ताबूत कहा जाता है। करील, ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। झाड़ी के रूप में उगने वाला एक कटीला और बिना पत्ते का पौधा। देखो नाम क्या है? करील, बिना पत्ते का पौधा, ध्यान रखना, जिसमें क्या होते हैं? कांटे होते हैं, जिसमें पत्ते नहीं होते हैं। यानी झाड़ी के रूप में, झाड़ी होते हैं ना, बेर जहाँ आते हैं, लटकते हैं बेर जिसके आते हैं, फल बेर होते हैं जिसके, तो उसे भी झाड़ी हम कह सकते हैं। करील ध्यान रखना क्या होता है? झाड़ी के रूप में उगने वाला एक कटीला और बिना पत्ते का पौधा होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गेरिक वसन, एक कपड़ा होता है पहनने का, साधुओं द्वारा धारण किया जाने वाला गेरवे रंग का वस्त्र, गेरवे वस्त्र या गेरवे रंग का वस्त्र, ठीक है। तो गेरिक वसन क्या होता है? वसन यानी पहनना। तो साधुओं द्वारा धारण किया जाने वाले घेरवे वस्त्र को क्या कहा जाता है? गेरिक वसन कहा जाता है। श्रद्धानंद, श्रद्धानत, श्रद्धानत क्या होता है? प्रेम और भक्ति युक्त पूज्य भाव। श्रद्धानत क्या होता है? प्रेम और भक्ति युक्त पूज्य भाव को क्या कहा जाता है? श्रद्धानत कहा जाता है। अब यहाँ देखो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है, एक ये ध्यान रखना, ये तो चारों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, फिर अंत में ये है, क्योंकि इसे तो हम पहचान सकते हैं। वैसे भी ताबूत को तो हम कह सकते हैं, पूछा भी जाए तो इसका आंसर भी हम लोग दे सकते हैं, सामान्य बात होगी, सभी लगभग इसे जानते हैं। अब देखो जिसके ऊपर यह संस्मरण लिखा गया है, कौन सा संस्मरण है? मानवीय, याद दिला देता हूं, मानवीय करुणा, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्या है? एक संस्मरण है। क्या है? एक संस्मरण है। और किस पर लिखा हुआ है? फादर कामिल बुल्के साहब पर लिखा हुआ है। तो उनके बारे में हमें पता तो होना ही चाहिए, कम से कम जिनके ऊपर लिखा हुआ है उनके बारे में पता होना चाहिए। फादर कामिल बुल्के का जन्म 1909 ईस्वी में, मृत्यु कब होती है? 1982 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में कहाँ जन्म होता है?
बेल्जियम यूरोप के रेम्स चैपल में जो पादरियों गुरुओं का क्या कहा जाता है, गढ़ कहा जाता है, वहाँ इनका जन्म होता है। लेकिन कर्मभूमि किसे बनाते हैं, भारत देश को कर्मभूमि के रूप में प्रयोग करते हैं। तो 1909 में जन्म होता है, 1982 मृत्यु होती है। शिक्षा एमए पीएचडी, देखो पीएचडी किस रूप में करते हैं, हिंदी में। ध्यान रखना, हम पढ़ेंगे जब इस संस्मरण को पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में एक सपना देखा था कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को देखना चाहता हूँ। प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं, रामकथा, उत्पत्ति और विकास, रामकथा और तुलसीदास, मानस, कौमुदी, ईसा, जीवन और दर्शन, अंग्रेजी हिंदी कोश। देखो क्या क्या लिखा है इन्होंने। एक विदेशी व्यक्ति रामकथा लिखता है, उसकी उत्पत्ति और विकास के बारे में लिखता है। रामकथा और तुलसीदास, मानस, कौमुदी, ईसा, जीवन और दर्शन, अंग्रेजी हिंदी कोश भी लिखते हैं। तो इनके बारे में यहां ये संस्मरण हमें प्राप्त होता है। और 1947 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इन्हें क्या प्राप्त हुआ, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। देखो स्वतंत्रता के वर्ष, स्वतंत्रता के वर्ष किस कवि का जन्म होता है, तो स्वयं प्रकाश याद रखना है, स्वयं प्रकाश याद रखना है बस। और स्वतंत्रता के वर्ष ही क्या होता है, पद्म भूषण प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस सेशन बनने के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।